नमो नमः। आदित्य की आज की क्लास संस्कृत सब्जेक्ट में आपके लिए और हमारी पिछली वीडियो जो आपको जो मिली थी संधि की मिली थी और संधि में जो है स्वर संधि का प्रकरण चल रहा था। स्वर संधि के प्रकरण में हमने आपको भूमिका के साथ साथ स्वर संधि के कुछ भेद भी पढ़ा दिए थे। ठीक है, उस भेद में आप देखेंगे कि हमने आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ये सारी संधियां हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज की जो टॉपिक है हमारी आपके लिए वो है अयादि संधि। अब देखिए अयादि संधि का सूत्र क्या है। एचो अयवा यावा। अयादि संधि का सूत्र क्या रहा? एचो अयवा यावा। ठीक है, परिभाषा वहां लिखेंगे, आपको पहले बता देते हैं। एच प्रत्याहार है, आपको बताया भी थे। मिश्रित स्वरों वाला प्रत्याहार या संयुक्त स्वरों वाला प्रत्याहार जो होता है वो एच प्रत्याहार होता है। और इसमें वर्ण सूत्र दो ही आते हैं। कौन कौन से सूत्र आते हैं वो भी आपको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। एओंग और अयौच। ठीक, ये दो प्रत्याहार आते हैं आपके लिए, प्रत्याहार सूत्र। और इसमें वर्ण अब आएंगे कौन कौन से, तो आप देखेंगे कि हलंत वर्ण का ग्रहण नहीं करेंगे तो ये दो वर्ण हट जाएंगे। बचा जो है वो वहां सामने कर दीजिए। ये ओ ए औ। चार वर्ण हैं, चारों वर्ण आपके सामने हैं, सूत्र में से निकाल करके यहाँ रखे गए। अब इनको क्रम से आदेश होता है, तो क्या क्या होता है तो देखिएगा। अय, अय का अव, तो अव, व का आ और इधर का य, आय, और य का आ और ये सामने वाला व मिला करके आव। तो क्रमशः क्या लिखिएगा? आदेश। तो आदेश में क्या है ये भी देख लीजिए, आपको बताए ही। अय, अव, आय, आव। तो ए को जब भी होगा अय होगा, ओ को जब भी होगा अव होगा, अय को जब भी होगा आय होगा, औ को जब भी होगा आव होगा। ठीक है, अब आइए सूत्र के अर्थ को आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे होता है कि एच को क्रमशः अय, अव, अव, आय, आव आदेश होते हैं। ठीक, अब कहा कब कब होते हैं, तो आत वर्णात प्रतः गुणो भवति। अ या आ का ग्रहण आपका शुरू से चला आ रहा है, कहाँ से? आद्गुण सूत्र से। तो वहां से जो है यहाँ पर अ या आ, तो आप अब जब कहना चाहेंगे तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। आपको हम यहाँ एक लाइन में नोट्स के तौर पे आपको दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि तो क्या कि एच के बाद अ या आ
या कोई असमान स्वर आए तो एच को क्रमशः आय अव आय आव आदेश होते हैं। अब ये आपकी पूरी परिभाषा बनेगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा कि उदाहरण लिखिए यहाँ। उदाहरण में क्या देंगे आप, चयन चयनम बनाइए, आपके लिए आसान होगा। चयन में प्रत्यांत ढूंढने लगेंगे आप, प्रत्यय आने लगेगा तो चयनम बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, चयनम भवनम शायकः, और कौन सा बनाएंगे आप, पावकः बना लीजिए। ये 4 उदाहरण देखिएगा, 4 पॉइंट पर दिए हैं, फिर हम आपको दे देंगे, अच्छे से थोड़ा समझिएगा, और भी उदाहरण आपको देंगे हम इसके लिए। ठीक है ना, कि किसका संधि विच्छेद कैसे करना है। ठीक है, आप देखिएगा इसको। अब देखिएगा, यहाँ पे यह है, यहाँ पे वह है, यहाँ पे यह है, यहाँ पे वह है। मामला किसका है, यह और वह का है, दो ही का है। यह वह अर्धस्वर की संज्ञा में दिए जाते हैं, इससे भी जानकारी आप रख सकते हैं। मामला यहाँ केवल दो ही वर्णों का है, य का और व का। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या करेंगे आप कि देखेंगे, च में अ है, च में अ है, आगे यह है, सिंगल यह है। जब सिंगल यह दिखाई दे ना, तो आप क्या करेंगे, इसका च में ए के साथ इसका संधि विच्छेद कर देंगे, और य में अ है, उस निकल जाएगा तो बनेगा अनम। ध्यान दीजिएगा, यह आया था तो ए के साथ संधि विच्छेद किए थे, यह आया था तो किसके साथ संधि विच्छेद किए थे, ए के साथ संधि विच्छेद किए थे, और यहां रहा वह, तो अब वह आएगा तो इसका संधि विच्छेद आप ओ के साथ कर दीजिए। यह आया तो ए के साथ, वह आया तो ओ के साथ। ध्यान दीजिएगा, यह आया
तो ए के साथ, व आया तो ओ के साथ। ठीक है, अब देखिए यहां भी यह है, यहां भी वह है, लेकिन यहां का यह था तो एक तरह से कहा जाए तो बीच में कोई अंतर नहीं था, लेकिन यहां पे है आ, देख रहे हैं यहां पे आ के साथ यह है, आ के साथ हुआ है। वहां था अकेले था, सिंगल था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं कोई बात नहीं करनी थी उस पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे है जो है, तो इस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी यह और वह है, लेकिन यहाँ के यह वह से थोड़ा सा अंतर में है कि आ के साथ यह वह है। तो यहाँ सिंगल यह था तो ए के साथ संधि विच्छेद किए थे, यहाँ आ के साथ यह है तो इसका संधि विच्छेद ए के साथ कर दीजिए, ए। ये प्रक्रिया अगर आपको तैयार होगी ना तो आप याद रखिएगा कि आपके लिए संधि विच्छेद करने की प्रक्रिया जो आती है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप देखेंगे कि अब यहाँ का मैटर क्या रह गया, ए यह था सिंगल तो ए के साथ संधि विच्छेद किए, सिंगल यह था तो ए के साथ संधि विच्छेद किए हैं, आगे आ के साथ यह है तो उसका संधि विच्छेद ए के साथ कर दिए। अब बताइए, आप बताइएगा, सिंगल हुआ है तो ओ के साथ संधि विच्छेद किए हैं, तो यहां पर तो आ के साथ हुआ है, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, ओ के साथ, शाबाश, इसका संधि विच्छेद ओ के साथ करेंगे और यहाँ पॉइंट बनेगा पौ धन अक। ठीक है, अब इसके बाद वही प्रक्रिया करिएगा जो प्रत्येक संधि में करते चले आए हैं। ये तो आपको अभी तक हमने संधि विच्छेद करना सिखाया, बताया। अब हम आपको कह रहे हैं अब इसके बाद आप वही प्रत्येक संधियों वाली बात करते हुए चले आइए कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण निकाल के आ जाइए, आपका मामला सही हो जाएगा। तो अब प्रथम पद का अंतिम वर्ण मिलेगा चे का ए और अनम का अ। तो कहा था कि एच के बाद अ या आ आएगा, तो एच ये है, इसके बाद यदि अ या आ आता है तो ए को अ आदेश हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे सामने वाला वर्ण यथावत है, ए को क्या आदेश हो गया, अय आदेश हो गया। तो च बचा है, ये निकाल दिए हैं, हलंत हो गया है, आदेश आपको मिला है अय, और किसको मान के मिला है तो अ को। यण संधि में आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि यण संधि से अब आपकी शुरुआत किस चीज की होगी, तो कहा कि जो दोनों पद दीर्घ गुण और वृद्धि में आप दोनों पदों को मिला करके बनाए हैं वर्ण, अब यहाँ वो सिस्टम नहीं रहेगा। यहाँ कौन सा सिस्टम रहेगा कि सामने वाला यानी जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है वो यथावत रहेगा और परिवर्तन प्रथम वर्ण के प्रथम पद के अंतिम वर्ण में होगा। समझ में आई बात, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में होगा, तो जो भी परिवर्तन है सामने वाला वर्ण यथावत रहेगा। तो च में से ए निकाले हैं, हलंत हो गया, ए को आदेश हुआ है आय, ओ मिल गया, अ मिल गया, और इसके बाद आपके पास शेष बचा था नम, तो नम आपके पास आ गया। चाहे तो अनम एक साथ आप कर सकते हैं क्योंकि ये अपनी जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है आपसे, अनम भी एक साथ हो जाएगा। तो च में अ मिला तो पूरा च बना, य में अ मिल गया तो पूरा य बन गया, नम आपके पास है तो चयनम शब्द बन गया। इसी आधार पर प्रत्येक बन जाएंगे। भू में से ओ निकाल लीजिए, अनम का अ ले लीजिए, तो ओ के स्थान पे क्या आदेश हुआ है, अब आदेश हुआ है। तो अब आपके पास बच गया भ धन अवधन अधन नम। अब जोड़ दीजिएगा सबको एक साथ, बन जाएगा भवनम। ठीक है, सायक का किए हैं तो सय का ए निकाल लीजिए और अक का अ निकालेंगे, तो ए को आदेश होगा क्या, आय। ठीक, तो आपके पास अब बच जाएगा स धन आय धन अ धन क। सबको जोड़ दीजिएगा, 100 में आशा
य में अ पूरा य क सहायक। ठीक, पावक का भी वैसे ही बना सकते हैं आप। अ में से अ निकालेंगे आप, अक का अ रहेगा तो अ को क्या आदेश हुआ है, आव आदेश हुआ है। तो आव, अब क्या करेंगे, प धन आव धन अ धन क। ठीक, तो प में आ जोड़ेंगे पा, व में अ जोड़ेंगे तो व पूरा, क आपके पास सही है, पावक बन जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं चयनम भवनम शायकः और पावकः बनाया गया है। प्रत्येक शब्द के साथ हमने आपको क्या कहा कि जब देखिएगा केवल य और व वर्ण पे आया हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे कि य आएगा, सिंगल य आएगा, उसका संधि विच्छेद ए के साथ कर लेंगे। यदि आ के साथ ए आया हुआ है तो उस, और य आया हुआ है तो उसका संधि विच्छेद जो है ए के साथ कर लेंगे। यदि सिंगल व आया है शब्द में तो उसका संधि विच्छेद ओ के साथ कर लेंगे, और आ के साथ यदि व आया है तो उसका संधि विच्छेद औ के साथ करेंगे। ये दिमाग में रहे, इससे अयादि संधि का पूरा प्रकरण आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इस पे लगे उदाहरण आप जानिए, उदाहरण लेंगे तो और अच्छा रहेगा ना, आप भी सॉल्व करेंगे। ठीक, शयनम चायकः, ठीक है, गायकः पवनः हरये भवति श्रवणः श्रवणः श्रावणः। ठीक है, और भी शब्द आपके लिए ले लीजिए, है गायनः, गायनम बना लीजिए। गायनम, ठीक है, पवित्रम, तो हो गया। मुनय, हरे बनाए हैं, मुनय भी बना सकते हैं, चतुर्थी विभक्ति का कोई दिक्कत नहीं। मुनये, ये शब्द आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप चाहें तो इसको संधि विच्छेद करें, आप ही के लिए ये पॉइंट रखा गया है। ठीक, और शयनम चायकः गायकः पवनः हरये भवति श्रवणः श्रावणः गायनम पवित्रम मुनये। ठीक है, चलिए संधि विच्छेद आप करें, इसका प्रैक्टिस करें, संधि विच्छेद लें, और आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी देखें। ठीक है ना, इसके प्रैक्टिस से आपकी जो है वह सीखने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ठीक, इसलिए जो है आप इस चीज को देखें, ध्यान दें। ठीक है ना, अब देखें क्या हम आगे क्या पॉइंट है। तो शयनम का संधि विच्छेद हमने आपसे कहा था क्या करना है आपको, सिंगल या दिखे तो इसका संधि विच्छेद किसके साथ, से ए के साथ करना है, से धन अनम हो जाएगा। ठीक, बाकी प्रक्रिया आप आगे चाहे तो बना सकते हैं। चाहे को हमें आ के साथ यह है, यहाँ सिंगल यह था, यहाँ आ के साथ यह है, तो इसका संधि विच्छेद किसके साथ करेंगे, ए के साथ कर देंगे और अकह हो जाएगा। गायक में यहाँ भी आ के साथ यह मिल गया तो इसका भी संधि विच्छेद ए के साथ कर लेंगे, तो यहाँ भी आपके साथ मिल जाएगा। ठीक, पवन में सिंगल व मिला है,
पवनः में सिंगल व मिला है, अकेला व, तो इसका संधि विच्छेद आप ओ के साथ कर दीजिएगा, क्या बन जाएगा? पवनः बन जाएगा। हरये में देखिए, हरये में यह आया है, सिंगल के साथ आया है, तो अब इसका क्या करेंगे आप? हरे, यह था तो ए के साथ संधि विच्छेद किए थे। इसमें जो स्वर है प्रत्येक में से य में से भी स्वर निकाले हैं, अ निकला है, य में से भी यहाँ भी अ निकला है, यहाँ भी य में से अ निकला है, यहाँ भी व में से अ निकला है, तो यहाँ में भी य में से जो स्वर है वो बाहर निकालिए, तो य में स्वर है क्या? ए, तो यहाँ हरे धन ए हो जाएगा। हरे धन ए कर देंगे आप, तो आपका बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? भवती में वह है, सिंगल वह है, तो ओ के साथ संधि विच्छेद करेंगे, भोधन टी, भोधन अति, अति भी या तय भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वह को जो पूरा करेंगे तो अ को लाना निश्चित है, तो अति बनाइए यहाँ पे आप, ठीक है ना। वह का अ कहाँ जाएगा आखिर में? तो भोधन अति। श्रवण में बनाएंगे तो स्त्रोधन अड़ हो जाएगा, ठीक है। और श्रावण जब बनाएंगे तो औ की मात्रा लगा लेंगे, किसकी? औ की मात्रा लगा देंगे, तो श्रावण में भी श्रौधन अण हो जाएगा, ठीक है। गायनम शब्द है तो आ के साथ यह आया है, तो इसका संधि विच्छेद ऐ के साथ करेंगे, तो जब ऐ के साथ कर देंगे तो गैधन अनम हो जाएगा, ये भी आपका संधि विच्छेद सही हो जाएगा। अब पवित्रम में है तो देखिए वो आया है ना, सिंगल वो है, ठीक, सामने वाले वर्ण में कोई मात्रा नहीं है ना, तो वह के साथ उसको क्या करेंगे आप? तो पो, और वह में से अ जिस प्रकार से यहां से निकाले थे वह का अ, उसी तरह से वह का ई निकाल लीजिए आप, तो इत्रम हो जाएगा, पवित्रम शब्द बनेगा। मुनय में जैसे हरय किए हैं वैसे मुनय कर लीजिएगा, मुने धन ए हो जाएगा, ठीक। ये सारे संधि विच्छेद आपके प्रकरण के हो गए, और पहले प्रयास करिएगा यही कि आगे बढ़ने से पहले वीडियोज में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को पहले अपने पूर्व बताए गए शब्दों के अनुसार पहले संधि विच्छेद करने को कोशिश करिएगा। उसके बाद आप वीडियो आगे बढ़ा के देखेंगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा संधि विच्छेद का, तो आप अपने आप को ये बता सकते हैं कि किस टेक्निक पर आप कितना समझे, कितना समझ में आया आपको, ठीक है। तो वो चीजें आपके लिए सही रहेंगी, ठीक है ना। अब अगली संधि हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, और अगली संधि देखिएगा, अगली संधि कौन सी है आपके लिए, देखा जाए। अगली संधि आपको हमने लिखवाया था अभी, अगली संधि में जो है क्या क्या होगा वो पिछले वीडियोज में आपके था, लगता है इसमें नहीं है, अच्छा वो दूसरे वीडियोज में था, ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको हम बता देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। कहावत है ना, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। चलिए कोई बात नहीं है, आपको बताते हैं इसके बाद कौन सी संधि हम लोग पढ़ेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। अयादि संधि के बाद पूर्व रूप संधि, कौन सी संधि पढ़ेंगे आप? पूर्व रूप, सूत्र है इंगह, पढ़ना जानिए, इंगह माहेश्वर सूत्र अगर तैयार होगा तभी पढ़ने आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, स्पष्ट है। संस्कृत को यदि पढ़ना है तो आपको माहेश्वर सूत्र याद होना चाहिए, कंफर्म याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इंगह पदांताद अति, ये सूत्र है। अब ये कहता है क्या?
पद के अंत में इंग हो, पद के अंत में इंग हो तो पद के अंत में इंग हो और बाद में अ आए तो अ को पूर्वरूप होता है। अ को क्या होता है? अ को पूर्वरूप होता है। तो अब अ का पूर्वरूप बराबर पदांत इंग, आपको यहां बता दे रहे हैं, देखिएगा, पद के अंत में अर्थात पदांत इंग बराबर ए और ओ, ठीक। इसके बाद आएगा अ, तो इस अ को ये यथावत रहेगा, इस अ को ये अ हो जाएगा, इसको अ का अवग्रह कहते हैं, या संस्कृत भाषा में इसको खंडाकार अ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अ का अवग्रह हो जाएगा। अवग्रह का मतलब हो गया कि उसको खंडाकार अ में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये फार्मूला है। ए और ओ के बाद आएगा तभी, ए और ओ के बाद आएगा तो नहीं, केवल किसके बाद आना है? ए और ओ के बाद आना है। ए और ओ के बाद आने का प्रकरण कोई नहीं है। ठीक है, अब जानिएगा कि उदाहरण देखिए, उदाहरण आपको यहां बताते हैं। उदाहरण में एक शब्द है हरे आव, ठीक है। तो अब देखिएगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण दूसरे पद का प्रथम वर्ण, तो ए धन अ हो जाएगा। ए धन अ और भी प्रोग्राम में आया था, कहाँ आया था आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आइएगा, इसमें आइएगा, ठीक। सैनम में बनाए थे ना, तो से का ए और अनम का अ, यहाँ भी आया था, ए का अ। तो यहाँ का है पदांत। पदांत का मतलब जानते हैं क्या होता है? पद के अंत में, ठीक। पद का मतलब क्या होता है? शब्द होता है, यानी शब्द के अंत में, ठीक। तो अब जो यहाँ का ये है ना, वो यहाँ का ये देखेंगे कि ये वर्ण है, न कि शब्द है, ये शब्द नहीं है, ठीक है। ये सी क्या है? वर्ण है, शब्द नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ अब क्या कहा? यहाँ पद या शब्द वर्ण की बात नहीं किया था, यहाँ कहा था डायरेक्ट एक के बाद यदि कोई असमान अच आ जाएगा और या आ जाएंगे तो वहां पर आया आदेश हो जाएगा, ये आयादी संधि है। ठीक उसी के फार्मूले पर, उसी की प्रक्रिया पर अब वह पॉइंट क्या कह रहा है
कि अब जो होगा वो सामने वाला जो वर्ण आ रहा है जो परिवर्तन नहीं होता था अब वो परिवर्तित होगा। और वो कैसे परिवर्तित होगा, तो कहा उसका अपना पूर्व रूप हो जाएगा, यानी खंडाकार अ के रूप में हो जाएगा। तो खंडाकार अ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको आगे वाले पॉइंट में बताए हैं। खंडाकार अ का मतलब क्या हो गया, ये जो अवग्रह है वो है ऐसा। यस मॉडल आप अपने समझने के लिए बन सकते हैं, यस मॉडल। ठीक, तो अब देखा आपने वहां पर वर्ण पर ए था, यहाँ शब्द पर ए है। एक पॉइंट आपको और समझाते हैं, हो सकता है कि आपको जो है इसमें कंफ्यूजन हो जाए, तो ये भी जानिएगा। जैसे यहाँ प्रयोग किए हैं, ठीक, तो हरे में से रे का ए और ए सामने है ये, तो यहाँ का अंतर आपको समझ में आ रहा है। ये कहता है कि पद के अंत में जो है उसके बाद अ आना चाहिए, लेकिन यहाँ अ नहीं आया है, यहाँ क्या आया है, ए आया है। यहाँ पद है, अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट सही है, पदांत वाला पॉइंट सही है, लेकिन सामने अ या अ नहीं है, इसलिए ये भी पॉइंट यहाँ से केवल अयादि संधि में होगा। और यहाँ से का ए था, ये वर्ण का था, सामने अ था, फिर भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये वर्ण है, पदांत नहीं है, शब्द नहीं है, ठीक है, इसलिए यहां नहीं हुआ। हरे का ये जो आप निकाल के बना रहे हैं, वहां भी हरे का ये निकाले हैं, अगली वाले जो पेज पे आपके हैं जो यहाँ पे, तो यहाँ भी हरे का ये निकाले हैं, लेकिन यहाँ सामने अ है और यहाँ सामने ए है, इसलिए यहाँ अयादि हो गई, ठीक है, और यहाँ पूर्व रूप हो जाएगा। तो अब कहा क्या कि अब ये जो है ये खंडाकार अ में परिवर्तित हो जाएगा। तो पुनः ये जो है र के साथ मिल गया, हरे बन गया, और ये जो सामने वाला अ था वो ऐसे खंडाकार में बना, और वो आपके पास शेष है हरे अव, और एक पॉइंट रहेगा विष्णु अत्र। हमेशा दिमाग में रखेगा, ये दो ही शब्द आपके लिए यहाँ से अधिकतम प्रश्न में पूछे जाते हैं। विष्णु अत्र या विष्णु अव कर देगा, बहुत करेगा तो विष्णु अव कर देगा, ठीक है, अयादि अरे पूर्व रूप संधि के नाम पर, ठीक। उसके बाद आप आइएगा, उसके बाद का पॉइंट रहेगा पररूप संधि। और पररूप संधि का सूत्र है एङि पर रूपम, ठीक। अब इसके पॉइंट को आप देख सकते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है ना, कि एङि पर रूपम का पॉइंट है आपके लिए, ठीक है ना। आप यहां से देख सकते हैं, क्या इसमें कौन सा, इसमें संधि विच्छेद करना, तो इसमें संधि विच्छेद आप विष्णु धन अत्र कर लीजिए, क्या दिक्कत। मान लीजिए अगर अक्सर यूपी टेट के पेपर में पूछ देता है बालको अपि, संधि विच्छेद क्या करेंगे, बालको धन अपि कर लीजिएगा, क्या दिक्कत। यहाँ चलिए इसको देखते हैं, एङि पर रूपम को, तो पर रूप कहा कि अ या आ, अ ही अधिकतर है, अ के बाद एंग आए तो पररूप होता है, पररूप होता है, ठीक। आप पर रूप बराबर समझने के लिए है कि पर रूप बराबर होता भी यही है, पर रूप बराबर मात्रात्मक रूप, पर रूप बराबर क्या होगा, मात्रात्मक रूप हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा गौर से, यहां आपके समझने पर ही सारी बातें निर्भर है, पहले मैं बता दे रहा हूं कैसे। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वीडियोस को बार बार खोल के देखिएगा, समझ में आना ही आना है। अभी आपको एक समरी भी देंगे बना के, टेंशन मत लीजिए इसको, ठीक है ना, पर रूप बराबर मात्रात्मक रूप। अब यहां देखिए, यहां क्या कहा था, यहां एक पॉइंट दिया था कि
ओ या आ के बाद, नहीं, ए और ओ के बाद, यहाँ कहा था ए ओ के बाद अगर अ आता है तो अ का क्या हो जाएगा, खंडाकार हो जाएगा। अब इसमें क्या कहता है कि यदि अ के बाद ए आ गया या ओ आ गया तब क्या स्थिति बनेगी, तो कहा कुछ नहीं, आपको ये मात्र पररूप हो जाएगा और मात्रात्मक रूप में हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अ धन ए और ओ का प्रकरण और कहाँ आया था, वृद्धि संधि में आया था, हुआ था ना, सदा धन एव तथा धन अपि, अरे तथा धन एव सदैव तथैव बनाए थे, तो वहां जब किए थे तथा धन एव, वहां भी था का आ और ए आया था, और यहां भी करेंगे आप तो अ के बाद ए और ओ आएगा, तो यहाँ कह रहा है कि वृद्धि कर देंगे और यहाँ कह रहा है कि पररूप कर देंगे। तो अंतर क्या है भाई, ये अ और आ कैसे आएंगे तथा ये आ कैसा है, इसको ध्यान में रखना है बस। छोटा छोटा सा अंतर है, वही अंतर यदि आपके दिमाग में बैठ गया तो संधि भूलेंगे नहीं, ये कंफर्म है आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो उदाहरण आप बनाएंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं। उदाहरण है प्रेजते, संधि विच्छेद करिएगा तो होगा प्रधन एजते, मिला। तो अब प्र में से र का अ और एजते का ए, तो अ के बाद ए आया था। जैसे ममायका शब्द बनाएंगे वृद्धि संधि में, तो ममायका जब शब्द बनाएंगे, ठीक है, तो ममायका शब्द देखिएगा आपको बना दे रहे हैं ममायका, तो संधि विच्छेद होगी मम धन एका और मम का और एका का ए, क्या मिला, मम का अ और एका का ए। जब मम का अ मिल गया एका का ए मिल गया तो यहाँ कह दे रहा था क्या करोगे आप, तो वृद्धि करेंगे, हम ऐ करेंगे, लेकिन यहाँ कह रहा है कि यहाँ भी तो अ धन ए है तो यहाँ भी तो वृद्धि करनी है, तो फिर यहाँ पे आप पररूप क्यों कर रहे हो, तो कहा कि वहां के अ में और यहाँ के अ में बहुत बड़ा अंतर है। कहा कैसे, तो पहला नंबर तो आप पद और वर्ण से समझ सकते हैं, यहाँ शब्द है मम और वहां वर्ण है प्र, लेकिन फिर अगर ये पॉइंट रखेंगे तो फिर मामला आपका गड़बड़ाने लगेगा। उपोषित में, उपोषित में भी उप जो है वो शब्द हो जाता है, पद हो जाता है, दो वर्ण मिल जाते हैं वहां पे। तो उससे आसान और टेक्निक आपको बता देते हैं कि प्र और उप जो है इन्हीं दो वर्णों से, इन्हीं दो शब्दों से आपका पॉइंट बनता है कौन, पररूप संधि का। और क्या बनता है कि दोनों उपसर्ग हैं और दोनों ऐसे उपसर्ग हैं जिनके अंत में अ आता है, यानी जो अ आएगा अब वो उपसर्ग युक्त अ रहेगा, और यहां जो अ आया था वह अ कौन सा रहेगा, वह पद का रहेगा या शब्द का रहेगा, ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक। तो प्रेजते और एक पॉइंट होगा उपोषति, तो उपोषति में क्या आएगा, उप धन ओषति आएगा, ठीक। तो यहां भी प का अ और ओषति का ओ, वृद्धि हो जाना चाहिए, ओ उपौषति बन जाना चाहिए, नहीं बना, उपोषति ही रहा। क्यों, तो कहा कि ये जो आप अ निकाल रहे हैं ना, वो जो अ है वो कौन सा अ है, तो कहा ये उपसर्ग युक्त अ है। ये कैसा अ है, उपसर्ग युक्त अ है। बात समझ में आई, पल्ले पड़ा कुछ, बात करें अब आगे। बाकी तो सारा कंडीशन है। अब अ को मान करके ए अपने मात्रा में आ जाएगी, मात्रात्मक रूप हो जाएगा इसका। तो प्र में जैसे अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं ना, तो जब स्वर जोड़ते हैं तो व्यंजन में हमेशा अपने मात्रात्मक रूप में मिलते हैं, क्या दिक्कत। लेकिन इसका इन्होंने एक नाम दे दिया, प्र एजते प्रेजते और उपोषति का। बहुत करेंगे ये दो उपसर्ग, दोनों में से आपसे एक पूछ सकते हैं फिक्स, जैसे कुछ शब्दावलियां फिक्स हैं,
ठीक है ना, प्रेजते बना सकते हैं या उपोषित बना सकते हैं या उपेडकीयत बना सकते हैं या प्रोषति बना सकते हैं। प्रधन औषधि, प्रोषति बना सकते हैं, उपेडकीयति बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके शब्द रहेंगे। इसके बाद जो आप अगला प्रकरण पढ़ेंगे, प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि में कौन सा पॉइंट आप ले आएंगे, सूत्र यहां ले आइएगा। सूत्र होगा प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। कहा कि प्लुत स्वर में और प्रगृह्य संज्ञक वर्ण में प्रकृति भाव होता है। ठीक, प्रकृति भाव का मतलब क्या, आपने समझने के लिए जानिए। प्रकृति भाव का मतलब क्या, जो जैसा है वैसा ही रहे। ठीक है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ये प्रकृति भाव का अर्थ। अब एक आया पॉइंट यहाँ पे प्लुत स्वर में, तो प्लुत स्वर आपको बता ही चुके हैं कि वे वर्ण जिनको मतलब दूर से बुलाने में प्रयोग कर दिया जाता है। संस्कृत में आया है लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में उच्च उच्च उच्चवाह उ उ उ। तो ये जो पॉइंट आपके लिए आता है, तो जो लास्ट का वर्ण बनता है दूर से बुलाने के प्रयास में जो आपका वर्ण बनता है वह प्लुत स्वर बनता है उनके साथ। और प्लस कहा कि प्रगृह्य संज्ञक वर्ण, तो प्रगृह्य संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं, इनको जानने के लिए आपको एक सूत्र और यहाँ पे समझना पड़ेगा कि प्रगृह्य संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। तो वह है इ दु दे द्वि वचनम प्रगृह्यम। तो कहा कि क्या मतलब इसका, तो कहा कि क्या देखिएगा, प्रगृह्य संज्ञक वर्ण कहा कौन कौन से आएंगे हो, तो कहा इकारांत, उकारांत। देखिएगा क्या मतलब है इकारांत उकारांत, यहाँ दीर्घ ये यहाँ बड़ा ऊ है, फिर भी यहाँ क्या पॉइंट चल रहा है, छोटी ई और छोटा ऊ का। तो इकारांत उकारांत और एकारांत के द्विवचनांत होने पर
होने पर उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। अब देखिएगा शब्द उदाहरण यहां लिख देते हैं आपको, दोनों सूत्रों का उदाहरण यहीं पे रहेगा। हरि हेतु गंगे अमु, हरि हेतु गंगे अमु भानुएतौ। अब आप देखेंगे यहां आखिर में क्या पॉइंट दिक्कत आ रही है, क्यों प्रकृति भाव कर रहे हैं, तो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे आप इसमें, अब आपको हम बता रहे हैं इसमें, देखिए कहा है इकारांत, उकारांत और इकारांत। तो इकारांत का मतलब क्या? तो अब आप चाहें तो इनको दीर्घ इकार में परिवर्तित कर सकते हैं, दीर्घ इकार बना लीजिए और दीर्घ उकार बना लीजिए, ठीक ना। कि द्विवचनांत होने पर, यानी कि जिसके द्विवचन में बड़ी ई बड़ा ऊ और ए आया हो वह, कौन? जिसके द्विवचन में बड़ी ई बड़ा ऊ और ए आया हो ऊ, ऐसे शब्दों में। तो देखिएगा किसके में बड़ी ई आएगा, तो जब आप हरि शब्द पढ़ेंगे तो हरि शब्द के द्विवचन में हरि बनता है, हरि शब्द के द्विवचन में हरि बनता है, ठीक है। साधु शब्द के द्विवचन में साधु बनता है। भानु शब्द के द्विवचन में भानु बनता है। गंगा शब्द के द्विवचन में गंगे बनता है। हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरियोः, हरिणाम हरौ हरियोः हरिश। साधु साधु साधवः, साधुं साधु साधवः, साधुना साधुभ्यां साधुभिः, साधवे साधुभ्यां साधुभ्यः, साधोः साधुभ्यां साधुभ्यः, साधवोः साधवोः, साधूनां साधौ साधवोः साधुषु। तो साधु साधु वहां द्विवचन में आया। हरि हरि यहां द्विवचन में आया दीर्घ इकार। भानु भानु वहां द्विवचन में बड़ा हुआ आया। गंगा गंगे, गंगे के द्विवचन में जो है एकारांत हो रहा है। रमा रमे, रमे का एकारांत हो रहा है, द्विवचन में हो रहा है। यानी कि जिस शब्द के द्विवचन में बड़ी ई बड़ा ऊ
और ए होगा, उन्हीं की एक संज्ञा नाम रखी जाएगी, और वो कौन सी संज्ञा हुआ करेगी? प्रगृह्य संज्ञा हुआ, उसी का नाम प्रगृह्य संज्ञा रख देंगे। और जिस जिस शब्द की प्रगृह्य संज्ञा हुई रहेगी वहां पर कोई संधि नहीं होगी, वो यथावत रहेगा, उसको नित्यवत भाव हो जाएगा। माने नित्यवत भाव का मतलब क्या? हमेशा वही रहना, हमेशा वही रहना, ये नित्यवत भाव हो जाएगा। और जब ऐसे नित्यवत भाव हो जाएगा तब क्या होगा? तब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं होगा, जैसे शब्द थे नित्य बने, जैसे शब्द थे वैसे ही रह जाएंगे। ठीक है, वही नित्यवत भाव है। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, तो अचि अर्थात स्वर, अचि अर्थात क्या? स्वर। प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक जो अच होते हैं वही क्या होते हैं? नित्यम होते हैं, नित्यवत भाव हो जाता है उनका, उन्हीं नित्यवत भाव से प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव का मतलब क्या? प्रकृति माने मूल, यानी जिस रूप में वो हैं उसी रूप में रह जाएंगे। ठीक है, तो हरि एतौ, अब देखिए री का ई और एतौ का ए, कौन सी संधि होने लगी? जब ई उ रिल री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वहां पर गुण संधि होती है। तो गुण संधि की प्राप्ति थी यहाँ पर, लेकिन गुण संधि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हरि का ई द्विवचन का शब्द है, आगे एतौ है, अच है, तो हरि का ई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये नित्यवत भाव हो जाएगा। प्रगृह्य संज्ञक बना, प्रगृह्य संज्ञक बना तो नित्यवत भाव हो गया, तो यहाँ कोई संधि नहीं होगी, यथावत रख दिया जाएगा। गंगे का ए आ गया, अमू का अ है, तो ए के बाद अ आता है, तो क्या करते हैं? या तो शब्द है ना, क्या होगा? अरे अ को पूर्वरूप हो जाना चाहिए ना, नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्योंकि द्विवचन का ए है। भानु एतौ, यहाँ भी गुण संधि प्राप्त है, यहाँ भी नहीं होगी, और वहां नित्यवत भाव हो जाएगा। नित्यवत भाव का मतलब क्या? अपने आप में रहना, अपने जो जिस रूप में हम हैं उसी रूप में रह जाना, यही नित्यवत भाव है। ठीक है ना, तो यह पॉइंट आपको रहा। अब आइए आपको एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे एक नई चीजें आपको एक समरी के तौर पे। दीर्घ संधि में समान वर्ण थे, गुण संधि में इक के बाद असमान अच आया, और वृद्धि संधि में क्या आया था? अ या आ के बाद एच आया था। यण संधि में गुण संधि में अ या आ के बाद ई का आया था। ठीक है, और यहाँ इक के बाद अ या आ या असमान अच आया था। ठीक, और अयादी संधि में, तो अयादी संधि में देखेंगे एच के बाद अ या आ या अ या आ या अच कह दो, यहाँ तो एच में है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर अच कह दिया जाए तो ठीक होगा।
ठीक है, एच के बाद अच, ठीक। और फिर कहा क्या, पूर्व रूप। पूर्व रूप में क्या कहा, पूर्व रूप में कहा कि इंग के बाद अ, और पररूप में क्या कहा, अ के बाद इंग। ठीक। और नित्यवत भाव में क्या कहा, प्रकृति भाव में, प्रकृति भाव संधि या प्रगृह्य संधि जान लीजिए, दोनों में क्या कहा, कहा कि दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और दीर्घ इकारांत के बाद कोई भी अच। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको हम टोटल की आपको एक अलग अलग समरी देते जाते हैं। समान वर्ण का मतलब अ धन अ, ई धन ई, उ धन उ और री धन री, ये समान हो गया। अब अ धन अ मिला के आ बनाएंगे, चाहे अन्य वर्ण बनाएंगे, तो उसमें जो है वो पिछले संधि वाले वीडियोज में जाके आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो हम आपको दे रहे हैं वो एक समरी के तौर पे दे रहे हैं कि उतना पढ़ने के बाद अब आपको कैसे कंसेप्ट करेंगे कि जो दोनों पदों में से दो वर्ण निकाले जाए तो तत्काल पता चल जाए कौन सी संधि है, उसके लिए हम आप करो। ठीक है। अब यहाँ पे अ या आ के साथ ई या बड़ी ई, अ या आ के साथ उ या बड़ा उ। ठीक है। अ या आ के साथ री और अ या आ के साथ री। ठीक। अब वृद्धि में क्या आया है, अ या आ के साथ ए या ऐ और अ या आ के साथ ओ या औ। तो वृद्धि का प्रकरण होगा। इक में क्या कहा, ई के बाद अ या आ या कोई असमान अच, उ के बाद अ या आ या कोई असमान अच, री के बाद अ या आ या कोई असमान अच, री के बाद अ या आ या कोई असमान अच। संधि करने पर की बात है ये टोटल पॉइंट आपको हम वहां से दे रहे हैं कि जब आप संधि कर लें। ठीक है। और अयादी में क्या आएगा, तो कहा कि ए के बाद ए के बाद अ या आ या कोई असमान अच, ए ओ के प्रकरण पे चला जाए। ठीक है। ओ के साथ कोई अ या आ या असमान अच या ए के साथ अ या आ या कोई समान असमान अच या अ के साथ अ या आ या कोई असमान अच। अयादी पूर्व रूप में बताए थे, इंग में दो ही वर्ण आते हैं, ए और ओ। इनके साथ अ आ जाएगा तो अ को ये वाला प्रकरण आ जाता है। यहाँ पे कहा था अ या आ के बाद, आ का तो नाम ही नहीं आया है, अ का नाम आया है। तो अ के बाद अगर ए और ओ आ जाता है तो इनको मात्रात्मक रूप, ए की मात्रा ऐसे, ओ की मात्रा ऐसे प्रयोग हो जाती है। ठीक।
और प्रकृति भाव में बता ही दिए कि द्विवचनांत का यदि शब्द है, याद रखिएगा। अब आपको एक चीज और यहाँ बतानी थी, वो चीज आपको हम बता दें पहले कि यहाँ जो शब्द है ये सभी शब्द द्विवचन के हैं, ठीक है। तो हरि का ई दीर्घ इकार का शब्द है लेकिन वो द्विवचन का प्रयोग है। यदि रजनी शब्द आ जाए, रजनी, तो रजनी का ई भी दीर्घ इकार है लेकिन द्विवचन में नहीं है। नदी आ जाए तो नदी द्विवचन का शब्द नहीं है, वे दीर्घ इकार के शब्द हैं, दीर्घ इकारांत के शब्द हैं, लेकिन अब वह द्विवचन के शब्द नहीं है, इसलिए उनसे जुड़े हुए शब्दों के साथ प्रकृति भाव का मैटर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने ये चीज देखा और ये आपको हमने समरी बना के दिया। फिर मिलते हैं इसी के वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः आदित्य।